हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की सीरीज़ में हमारा 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द साइज ऑफ सेल्स एंड देयर कंपोनेंट। सेल का साइज किस तरीके से डिटरमाइन किया गया है और उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द साइज ऑफ सेल्स एंड देयर कंपोनेंट। सेल्स में स्ट्रक्चर के लीनियर मेज़र के लिए मोस्ट कॉमनली हम 2 यूनिट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट माइक्रोमीटर एंड सेकंड नैनोमीटर। ओके, ये स्केल हमें याद रखनी है। 10 to power minus 2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 to power minus 3 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 10 to power minus 6 मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, 10 to power minus 9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर और 10 to power minus 10 मीटर इज इक्वल टू 1 आंगस्ट्रॉम। ओके, The angstrom, which is equal to 1/10 of nanometer, is commonly employed by molecular biologists for atomic dimension. angstrom जो कि देखिए 1/10 है किसका, नैनोमीटर का। angstrom जो कि 1/10 है नैनोमीटर का, इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है एटॉमिक डायमेंशन के लिए। ठीक है, 1 angstrom रफली हम मानते हैं कि वो इक्विवेलेंट होता है हाइड्रोजन एटम के डायमीटर के। तो 1 angstrom हम मानते हैं किसके इक्वल होगा, हाइड्रोजन एटम के डायमीटर के इक्वल होगा। ओके, लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर डिस्क्राइब्ड इन आइदर angstrom और नैनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन है, लिपिड हैं, उनको हम किस में मेज़र करते हैं, कौन सी यूनिट में मेज़र करेंगे, angstrom और नैनोमीटर में उनको हम मेज़र करेंगे। किसको, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इनको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे angstrom और नैनोमीटर का। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। मायोग्लोबिन जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, मसल्स में पाया जाता है। इसका साइज क्या है, 4.5 नैनोमीटर इंटू 3.5 नैनोमीटर इंटू 2.5 नैनोमीटर। देखिए, तो ये प्रोटीन का साइज बताया गया है और इसको हमने किस में मेज़र किया है, नैनोमीटर में। हाईली इलोंगेटेड प्रोटीन जैसे कोलेजन और मायोसिन हैं, इनका जो लेंथ होती है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा की लेंथ होती है। डीएनए की जो विड्थ है उसको हम मेज़र करते हैं 2 नैनोमीटर में। ओके, अप्रोक्स 2 नैनोमीटर इसकी विड्थ डीएनए की होती है। इसकी डीएनए की लेंथ वेरी करती है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज राइबोसोम, माइक्रोट्यूबर एंड माइक्रोफिलामेंट। इन मैक्रोमोलिक्यूल से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे राइबोसोम किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और आरआरएनए से। और माइक्रोट्यूबल्स हैं जो सेल का जो साइटोस्केलेटन है उसके लिए जो प्रोटीन है, माइक्रोट्यूबल और माइक्रोफिलामेंट, ये सेल के साइटोस्केलेटन में हेल्प करते हैं उसको बनाने में। माइक्रोट्यूबल, माइक्रोफिलामेंट और राइबोसोम्स, इनका जो डायमेंशन होता है वो होता है 5 to 25 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो इनका डायमीटर कितना होगा, 5 to 25 नैनोमीटर के बीच में। तो देखिए हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको लगभग सभी को किस में मेज़र किया गया है, नैनोमीटर में। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे चल के हम इसके जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। इन सभी को हम बोलते हैं नैनो मशीन्स। इन्हें नैनो मशीन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी तरीके की मैकेनिकल और केमिकल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती हैं। जैसे देखिए राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। एमआरएनए से किसकी सिंथेसिस कराते हैं, प्रोटीन की। तो एक नैनो मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं ये, जिनका काम होता है सेल्स के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना। नेक्स्ट, सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज आर मोर इजीली डिफाइंड इन माइक्रोमीटर्स। तो देखिए जो हम मैक्रोमोलिक्यूल्स थे जैसे प्रोटीन और लिपिड, उनको हम किस में मेज़र कर रहे थे, angstrom या मोस्टली नैनोमीटर में। लेकिन जो सेल और उनके ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज को उनको हम मेज़र करेंगे किस में, माइक्रोमीटर में। ऑर्गेनेलीज जैसे कि न्यूक्लियाई को हम देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट को, 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अप्रॉक्सीमेटली जो न्यूक्लियाई का डायमीटर होता है वो होगा 5 to 10 माइक्रोमीटर। और न्यूक्लियाई कहाँ होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में तो होगा नहीं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम अप्रॉक्स मानते हैं 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ। माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ पर होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। सेल्स जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसकी लेंथ हमें मिलेगी 1 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ में। ओके, और यूकैरियोटिक सेल हमें मिलेगी 10 to 30 माइक्रोमीटर की। तो ये देखिए, ये कुछ ऑर्गेनेलीज और सेल्स हैं जिनको हम मेज़र करते हैं किसमें, माइक्रोमीटर में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए जो प्रोटीन है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन और लिपिड, उनको हम नैनोमीटर और angstrom में
मेज़र करते हैं क्योंकि बहुत छोटी यूनिट्स हैं, और जो ऑर्गेनलीज हैं और सेल्स हैं जो कि कंपैरेटिवली प्रोटीन और लिपिड से इनसे बड़ी यूनिट है, उनको हम किस में मेज़र करते हैं, माइक्रोमीटर में। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, वाई मोस्ट सेल्स आर सो स्मॉल। सेल्स इतनी स्मॉल क्यों होती हैं, वो इतना सारा काम करती हैं, तो उनका साइज़ बड़ा भी हो सकता है ताकि वो ज़्यादा काम कर पाएँ, साइज़ बड़ा होगा तो इसका रीज़न देखिए हमें मिलेगा। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रीज़न है जो हमें समझना है, एज ए सेल इंक्रीज इन साइज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिक्रीज। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे सेल इंक्रीज़ करेगी अपने साइज़ में, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिक्रीज़ होता है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है जिससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 क्यूब्स ले रखे हैं। ओके, एक क्यूब है जिसकी साइड, इसकी क्यूब की साइड हमने ली है 1 सेंटीमीटर और इस क्यूब की साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इन दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और इन दोनों के रेशो को कंपेयर करके देखेंगे कि छोटे वाले क्यूब का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा है या बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया साइड ऑफ क्यूब क्या है, 1 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब के सरफेस एरिया को निकालने के लिए 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, 6 फेज होती हैं इसलिए 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 साइड क्या है 1, 6 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो इसका वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देख रहे हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, तो 6/1 इज सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या आ गया, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो 6 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब ये देखिए जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, इसको भी सेम इसी हम फॉर्मूले से निकालेंगे। सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर क्योंकि इसकी साइड 10 है, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया इस क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा आया साइड का क्यूब, जो हमारा फॉर्मूला है वो 10 की पावर 10 क्यूब, और ये हमारा हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया है और जो सरफेस एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो निकालेंगे। देखिए 600/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 2 0 से हमने 2 0 को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और 6/10 और 6/10 हमारी वैल्यू हो गई 0.6। ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर अब हम इनको कंपेयर करते हैं। देखिए ये छोटा वाला जो क्यूब था, इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारा आ रहा था 6 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो बड़ा क्यूब है इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारा आ रहा है 0.6। तो जैसे हमने क्यूब को बढ़ाया, ठीक है, क्यूब का साइज बढ़ा, ठीक है, क्यूब के साइज बढ़ने से क्या हुआ, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। इसीलिए जैसे जैसे हम सेल का साइज बढ़ाते हैं तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से सेल जितने छोटे साइज की रहेगी उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रहेगा। अब अभी हम आगे देखेंगे कि सरफेस एरिया ज़्यादा होना सेल के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि जैसे जैसे हम सेल का साइज इंक्रीज़ करेंगे उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिक्रीज़ होगा। द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज़ कंसिडरेबली ग्रेटर देन दैट ऑफ द लार्जर क्यूब। जो छोटे क्यूब का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो बहुत ज़्यादा है किससे, लार्जर क्यूब से। ये हमें ध्यान रखनी है बात। अब देखिए क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सेल टू एक्सचेंज सब्सटेंस विद इन एनवायरनमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। क्या होता है, अगर सेल को क्या करना है, सब्सटेंस का एक्सचेंज करना है, तो सब्सटेंस के एक्सचेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है सेल का सरफेस एरिया। और सेल का सरफेस एरिया किससे बन रहा है, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही है जो सेल का सरफेस एरिया बना रही है। और यहाँ पर क्या होता है, सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, कुछ सब्सटेंस को सेल को अपने बाहर से अंदर, सेल के अंदर लाना पड़ता है साइटोप्लाज्म में, और कुछ चीज़ों को साइटोप्लाज्म से सेल को बाहर करना पड़ता है, तभी वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। ओके, तो उसको अपना सरफेस एरिया कैसा रखना होगा, सेल को ज़्यादा। इफ़ अ सेल वर टू ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन साइज, इट्स सरफेस एरिया वुड नॉट बी सफिशिएंट टू टेक अप द सब्सटेंस ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नीडेड टू सपोर्ट इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो अगर हम सेल के साइज को
बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है सब्सटेंस को अपटेक करने के लिए या टेकअप करने के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा और उससे जो सेल को जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी है वो नहीं कर पाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स का क्या काम होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको खाने को क्या करती हैं, ये एब्जॉर्व करती हैं, ठीक है। तो खाने को एब्जॉर्व करने के लिए इनको क्या करना है, खाने को सेल के अंदर लेना है और जब ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करेंगी, खाने को एब्जॉर्व करेंगी तो किसके थ्रू करेंगी, सरफेस एरिया के थ्रू करेंगी। इसलिए इनके सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और इनका सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए सेल्स क्या करती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। ये सेल्स क्या करेंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। और इन माइक्रोविलाई का फंक्शंस क्या होता है, जो सेल्स के सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो भी बढ़ जाता है। ओके, अ सेल डिपेंड टू अ लार्ज डिग्री ऑन द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिफ्यूज़न। सेल बहुत ज़्यादा डिपेंड है किस पर, डिफ्यूज़न पे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रही है बॉडी में, सेल्स में, डिफ्यूज़न के थ्रू ही जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि वो गैस है और सेल मेम्ब्रेन जो है उसके लिए इजीली क्या है, परमिएबल है। तो ऑक्सीजन किसके थ्रू जाएगी, डिफ्यूज़न के थ्रू सेल्स में जाएगी। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूज़न इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टू बी ट्रेवर्स्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होगा, जो डिफ्यूज़न के लिए जो टाइम लगा है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है इसका, हम एक एग्जांपल के उससे समझते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायर ओनली 100 माइक्रोसेकेंड टू डिफ्यूज़ अ डिस्टेंस ऑफ 1 माइक्रोमीटर। ऑक्सीजन को 100 माइक्रोसेकेंड लगते हैं 1 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस को से डिफ्यूज़ होने में, ठीक है। कितने, 100 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं ऑक्सीजन को कितनी डिस्टेंस में, 1 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस में डिफ्यूज़ होने में। अगर हम क्या कर दें, इस डिस्टेंस को, जहाँ जिस डिस्टेंस से क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, उस डिस्टेंस को हमने 1 माइक्रोमीटर से बढ़ाकर क्या कर दिया, 1 मिलीमीटर कर दिया, तो जो सेल में डिफ्यूज़न का टाइम है वो 10⁻⁶ टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं बढ़ रहा है, 10⁻⁶ टाइम्स बढ़ जाएगा। तो डिफ्यूज़न कैसा होगा, यहाँ पर कम होगा। तो सेल्स का, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, तो सेल को क्या करना होगा, सेल्स और उसके ऑर्गेनेलीज के बीच में अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी, जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर सेल में आएगा, सेल से उसको कहाँ जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। और अगर सेल और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में सेल बहुत बड़ी हो जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया तक उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो सेल को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में। इसलिए सेल का साइज कैसा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि जो उसको जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो भी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है उस तक आने तक वो टाइम तक वो पहुंच सकें, ठीक है। As a cell become larger and the distance from the surface to the interior become greater, the time required for diffusion to move substance in and out of a metabolic active cell become prohibitively long. तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेल का साइज़ बहुत बढ़ जाएगा तो सेल के अंदर आने वाले जो सब्सटेंस है उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऑर्गेनेलीज तक पहुंचने में, और जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में सेल अपना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगी। ये देखिए, हम यहाँ पर कुछ डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन विजन, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसी सेल की बात कर रहे हैं, फ्रॉग सेल्स और पैरामीशियम, ठीक है। इसका ये देख लीजिए डायमीटर फ्रॉग सेल का कितना है, 2.5 मिलीमीटर में है ये, ठीक है। और पैरामीशियम कितना है, 1.5 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर के डिस्टेंस में है, जिनको मिलीमीटर का डायमीटर है इनका, सॉरी, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, ये देखिए एपिथेलियल सेल 100 माइक्रोमीटर, क्लोरोप्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और ये हमारा बैक्टीरियम, ये सारे किस में हम मेज़र कर रहे हैं, माइक्रोमीटर में, जिनको हम क्या कर सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये देखिए सीलियम, नैनोमीटर का डायमीटर है इसका। नेक्स्ट हम जाते हैं, देखिए ये सारे हम किस में देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में। और ज़्यादा हम जाते हैं तो HIV जो कि एक वायरस है, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 100 नैनोमीटर, ठीक है। राइबोसोम 30 नैनोमीटर डायमीटर, एक्टिन फिलामेंट 6 नैनोमीटर डायमीटर, लिपिड बाइलेयर, जो हमारी लिपिड की बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन 5 नैनोमीटर वाइड होती है, DNA मॉलिक्यूल 2 नैनोमीटर वाइड, मायोग्लोबिन
5.4 नैनोमीटर डायमीटर। ये जितने भी हमारे ये नैनोमीटर में हैं छोटे छोटे, ठीक है, इनको हम किस में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो कि 4 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है, और जो हाइड्रोजन का एक एटम है उसका डायमीटर जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं जो ह्यूमन विजन्स में हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट जो थोड़ी ह्यूमन विजन के लिए थोड़ी जो सेल्स बड़ी हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है, और जो लाइट माइक्रोस्कोप से थोड़ी से छोटी हैं, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो बहुत ही छोटी हैं। तो देखिए इनको जो हम आंखों से देख सकते हैं उनको हमने मिलीमीटर में देखा, वो मेज़र कर रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नैनोमीटर, और फिर बहुत ज़्यादा छोटा जो हमारा एंगस्ट्रॉम। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ अ माइटोकॉन्ड्रियन वर 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ, हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम वुड इट बी, हाउ मैनी नैनोमीटर्स, हाउ मैनी मिलीमीटर्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की हमें लेंथ दी हुई है, कितनी है, 2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इसको हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। बायोलॉजी में जो मैथ्स बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस ज़्यादातर मैंने देखे हैं उनमें यूनिट कन्वर्जन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो ये चीज़ हमें आसानी से समझ में आनी चाहिए, तो स्केल तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ये देखिए, लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइक्रोमीटर दी हुई है, और हमें क्या निकालना है, एंगस्ट्रॉम में, मिलीमीटर में और नैनोमीटर में इसकी लेंथ को निकालना है। तो ये हमें स्केल याद है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम, ठीक है। -2, -3, -6, -9, -10, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइक्रोमीटर को, वैसे यूनिट कन्वर्जन के सबके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपको अपनी मेथड जो भी यूज़ करनी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें निकालना है, जैसे एंगस्ट्रॉम निकालना है, तो हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब इसी फॉर्मूले को हम सबके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले हम माइक्रोमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो देखिए माइक्रोमीटर की यहाँ वैल्यू देखिए कितनी है, 10⁻6, ठीक है। किसको चेंज कर लेंगे, इसको मीटर में। तो 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर। तो 2 माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 2 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूला बस याद रखना है, 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए वैल्यू रख दी, 2 × 10⁻6 × 1/10⁻10। 10⁻10 है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻6 × 10⁻10। अब 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4। तो 2 माइक्रोमीटर बराबर कितने एंगस्ट्रॉम हो गए, 2 × 10⁴ एंगस्ट्रॉम। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट डिफरेंस निकाल कर भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए कैसे, ये हमारा माइक्रोमीटर है और हमें जो वैल्यू दी है वो किस में दी है, माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर हमारा 10⁻6 है और हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 6 और 10 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4। तो हम डायरेक्ट इसे कर सकते थे, 2 × 10⁴ एंगस्ट्रॉम भी कर सकते थे, ठीक है। और देखिए माइक्रोमीटर जो है हमें लॉजिकली कभी इनकरेक्ट नहीं होना है। कभी कभी क्या करते हैं हम, गलती कर देते हैं यूनिट कन्वर्जन में, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉम से क्या कैसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर बड़ा है किससे, एंगस्ट्रॉम से। तो हमें यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लॉजिकली यहाँ पे इनकरेक्ट ना हो कभी भी, क्योंकि माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉम से बड़ा है। तो जो एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें लॉजिकली इनकरेक्ट नहीं होना है। अब हम इसे नैनोमीटर में भी सेम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁹ नैनोमीटर। 2 माइक्रोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, पहले ही कर लिया था, 2 × 10⁻6 मीटर। फिर वैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, 2 × 10⁻6, अब 1/10⁻9 नैनोमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये भी देखिए ऐसे ही ऊपर जाएगा प्लस में जाके। तो 9 में से 6 हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻3 नैनोमीटर। यहाँ पर भी हम इससे डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए माइक्रोमीटर में दे रखा था 6, 10⁻6 है, और नैनोमीटर में चेंज करना, 6 और 9 में कितना डिफरेंस हो गया हमारा, 3 का। तो डायरेक्ट इसे 2 × 10⁻3 नैनोमीटर भी हम कर सकते थे टाइम की कमी होने पर। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। अब देखिए मिलीमीटर जो यूनिट है वो कैसी है,
मिलीमीटर में जो बड़ी यूनिट है किससे, माइक्रोमीटर से, माइक्रोमीटर छोटी है। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो देखना वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होते हैं। सेम प्रोसीजर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ मिलीमीटर। 2 माइक्रोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, वही 2 × 10⁻6 मीटर। और सेम तरीके से 2 × 10⁻6 इंटू 1/10⁻³ अब 10⁻³ ऊपर जाएगा और ये -6 इंटू 10⁻³ हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻³ तो देखिए आंगस्ट्रॉम में क्या आंसर आया, 2 × 10⁴ आंगस्ट्रॉम सबसे छोटा है, ठीक है, तो वैल्यू बड़ी है। माइक्रोमीटर में हमारा नैनोमीटर में हमारा आंसर आया 2 × 10⁻³ नैनोमीटर। हमने कहा भी था, ठीक है, नैनो आंगस्ट्रॉम जो होता है 1/10 होता है किसका, नैनोमीटर का। देखिए 1/10 का इसमें डिफरेंस है। और नैनो मिलीमीटर में जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो यह आया 2 × 10⁻³ मिलीमीटर। तो जब हम किसी यूनिट से और ज़्यादा छोटी वैल्यू में गए तो हमें वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए, बड़ी। तो इस बात का ध्यान रखें अगर कभी गलती भी हो जाए तो। और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कैसी होगी, हमें वैल्यू मिलेगी छोटी। तो 2 × 10⁻³ मिलीमीटर है। फिर भी आप इसे एक बार सॉल्व करके देखिएगा तो बहुत ईजी है और ईजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।